प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बच्चा बेटा, जैसा कि आप सभी को विजय सर ने वादा किया था कि कहीं भी चलो देखो, एक कॉमन कंसर्न आप निकल के मेरे पास यूट्यूब पे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर एक्चुअल में आपको बहुत ढूंढा सर, आप मिल नहीं रहे, फाइनली आप मिल गए सर, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हुआ सर, वहां से आपकी क्लास हटा दी सर, ये कर दिया वो कर दिया। अगर मैं एक बार फिर से उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ बेटा आप सभी के लिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि सर ने आके क्लास हटवा दी, आप एक बात सोचिए, ना तो वो मेरा चैनल था, ना मैं वहां का मालिक था, ना वो मेरे अंडर आता था, है ना, किसी और का चैनल था, कोई और मालिक था। तो भाई साहब वहां का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, वहां का कंट्रोल उस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है। उसने चाहा क्लास लगवाई, उसने चाहा क्लास के लिए मना कर दिया, उसने चाहा क्लास हटा दी। अगर वो आज अपनी इस गलती को सुधारने के लिए ये कहता है कि सर ने क्लास हटवा दी, तो ये गलत चीज है बेटा। मैं सिंपली कहूंगा ये उधर की विश थी, ये उधर की इच्छा थी, उन्हें उसने नहीं सोचा 1% भी कि अगर बच्चों का ये होगा तो बच्चों के साथ क्या होगा। लेकिन बच्चों की भगवान ने सुनी, उसकी सारी इच्छाएं फेल कर दी भगवान ने, है ना। उसने बिल्कुल नहीं सोचा बच्चों का क्या होगा, उसने तो ये डिसीजन ले लिया अपने सेल्फिश में आके, अपने खुद के सेल्फ ईगो में आके। लेकिन भगवान ने बच्चों की सुनी और भगवान ने एग्जाम का थोड़ा सा टाइम बच्चों को और दे दिया, और भगवान ने विजय सर को मौका भी दे दिया कि बच्चों के लिए वो सटीक कंटेंट ला के विजय सर दे सके, और जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उन बच्चों का नुकसान विजय सर पूरा कर सके। उसके लिए भगवान ने आप सब बच्चों को और विजय सर को वो मौका दिया है, और इस मौके को भुनाएंगे और रिजल्ट लेंगे, और रिजल्ट लेके दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। ठीक है बेटा, चलिए उस सीरीज में हमने जो चैप्टर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की उम्र जो होती है। उसमें हमने यौवन पढ़ा था, प्यूबर्टी पढ़ा था। प्यूबर्टी के अंदर एक 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 किशोर के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर हमने सिंपली हार्मोन्स की शुरुआत की थी कि ये लोग केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये लोग रासायनिक दूत होते हैं, मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं, है ना। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, और किसके कंट्रोल में करती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में वो हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, अलग अलग हार्मोन होते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं और शरीर में बदलाव लेके आते हैं। क्या काम होता है हार्मोन का? हार्मोन का काम है एक जगह जाके आपके शरीर में एक बदलाव को लेके आना, एक पर्टिकुलर साइट पे जाके आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आना। काम किसका है बेटा? हार्मोन का है। ठीक है जी। अब आज हम उन कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ाऊंगा। देखो विजय सर की जो लैब साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें वही कंटेंट मिलेगा जो लैब अटेंडेंट एग्जाम में आने वाला है, ना कम ना ज्यादा। साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं बेटा, लिमिटेड कंटेंट दूंगा। इस समय जो आप पढ़ लो तो आपको 50+ का स्कोर मिल जाए साइंस में, उसी कंटेंट के बेस पे चल रहा हूं बेटा। ठीक है, ये कंटेंट कर जाना। एनवीएस लैब साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोज होंगे, अब मैं 5-7-10 दिन में खत्म कर दूंगा सारी लैब साइंस, सारी वीडियोस पढ़ जाना। 50+ की गारंटी विजय सर यहां से आपको लिख के दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमें इस क्लास में पढ़नी है बेटा, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां पढ़नी है, वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं, है ना, वो सब हमें पढ़ना है। सारी ग्रंथियां नहीं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो ये सारा खेल है ये किसके हाथ में है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड के हाथ में है। ये सारा खेल किसके हाथ में है बच्चा? ये सारा खेल है एंडोक्राइन ग्लैंड के हाथ में। ये सारा खेल है अंतःस्रावी। देखो बेटा, ये जो हार्मोन का सारा खेल है, दिख रहा है क्या? चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार स्क्रीन ठीक कर देता हूं, 1 मिनट रुको आप। आपके लिए थोड़ी सी स्क्रीन को ठीक कर देता हूं, बस बस बस। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके सर, डन है सर, पक्का डन है सर, यस सर, डन है सर। अच्छा जी, अब आ जाओ। हाँ जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं बेटा। मतलब कौन सी सर? अंतःस्रावी जो आपकी ग्रंथि है उसकी बात करते हैं। ये वो ग्रंथि है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है जी। क्या करती है? विच गिव्स सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। और किसके कंट्रोल में ये सीक्रेशन होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में क्या होता है आपका? ये सीक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के कंट्रोल में बेटा। ठीक है जी। तो क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करती है भैया।
एंडोक्राइन जो ग्लैंड अपने शरीर में, उन एंडो, एक ग्लैंड नहीं है, एक एक पूरा ग्रुप ऑफ ग्लैंड है। ये पूरा ग्रंथियों का क्या है बेटा, एक समूह है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के उसमें आता है बेटा, उसकी कैटेगरी में आता है। तो देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स, वेरियस हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन्स, मतलब इसका काम है प्यारे बच्चों हार्मोन का उत्पादन करना। हार्मोन का उत्पादन करना या हार्मोन का सीक्रेशन करना, हार्मोन का स्राव करना आप बोल सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। और इसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, जो स्टिमुलेशन है, वो किसके हाथ में होता है बेटा आपका, ये आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में। ठीक है जी। अब है ना, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी सीरीज में हम पहले जो ग्लैंड पढ़ेंगे, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें हम जो पहली ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथियां पढ़ाऊंगा बेटा, महत्वपूर्ण ग्रंथियां पढ़ाऊंगा बेटा। जो पहली ग्रंथि हम पढ़ने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है जी, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो बेटा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज को लेके चलूंगा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। ये जो होती है ना, तो पहले तो कहां होती है, इसकी लोकेशन कहां होती है, पहले तो वो सुनो। एट द बेस ऑफ, ये आधार पे होती है किसके, ब्रेन के, मस्तिष्क के आधार पे पाई जाती है। पहली बात तो ये हमारे शरीर में पाई कहां जाती है, अरे मस्तिष्क के आधार पे। अरे तभी तो कंट्रोल करेगी सबको। हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है आप बताओ मुझे, अपनी बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, मस्तिष्क। वहां पे एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बेस पे, बिल्कुल आधार पे, है ना। और कैसी होती है भैया, पी साइज्ड होती है, पी साइज्ड ग्लैंड होती है भैया, मतलब मटर के साइज की, बिल्कुल मटर के आकार की होती है। जैसे आपका एक मटर नहीं होता, छोटा सा मटर, मटर तो खाए होंगे ना यार, हाँ सर खाए हैं। उस बिल्कुल छोटे से मटर के आकार क्या होती है बेटा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम है इसका, इसका काम है, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन भाई साहब। क्या सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में GH भी लिख सकते हैं, का स्राव करती है भैया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है, जो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ए बॉडी, जो हमारे शरीर का जो विकास है उसके लिए क्या उत्तरदायी है बेटा, शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी है भाई। कौन उत्तरदायी है भाई, ग्रोथ हार्मोन, जो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा भाई। कहां होती है सर, ये बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, मस्तिष्क के बिल्कुल आधार पे होती है। कहां होती है, मस्तिष्क के आधार पे। इतनी बातें क्लियर हैं, याद तो हो गई सर, आपने तो यही याद करवा दिया कि मस्तिष्क, क्योंकि कंट्रोल है, ये और लिख लो, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इतनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट वाली, और भी बहुत सारी होती हैं। उनमें जो हार्मोन का सीक्रेशन है उसको कंट्रोल कौन करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। हार्मोन के स्राव का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और नियंत्रण मस्तिष्क में, हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण कहां से चलता है,
मस्तिष्क से चलता है तो वहां पे ये पाई जाती है। यहाँ से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे याद रखो। नियंत्रण मतलब आपका ब्रेन, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मटर के शेप की होती है, ग्रोथ हार्मोन करती है प्रोड्यूस, जो बॉडी ग्रोथ के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल। बोलो क्लियर है भाई साहब? यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बता दो आप मुझे जी। अब इसका बहुत ज्यादा अगर स्राव हो जाए, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होता है? अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हो मतलब अल्प हो, कम स्राव हो, तो क्या होता है? क्या समस्या होती है? ज्यादा सिक्रेशन हो जाए हार्मोन का, अधिक स्राव हो जाए तो क्या होता है? कम सिक्रेशन हो, अल्प स्राव हो तो क्या होता है? क्या समस्याएं होती हैं? आइए उनको और जान लेते हैं, आइए उनको और जान लेते हैं। एक बात सुनना बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही चल रहा है। ये जो मामला है ना आपका, ये जो आपका मामला है जी, ये मामला जो है ना, इसको आप अलग कर लीजिए ऊपर ऊपर, इसको ये आपका वो, चलो एक अलग आपका कि वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। ये ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं बेटा, है ना? अच्छा जी ठीक है, पहले लिखता हूं मैं इसका जो हाइपोसिक्रेशन है, मतलब जो इसका अल्प स्राव है, इसके अल्प स्राव से एक्चुअल में क्या आती है? डॉफनेस आती है। डॉफ क्या होता है बेटा? बोना तो नहीं होता है, छोटा, है ना? अगर ये कम सीक्रेट होता है तो आप बोने पड़ जाएंगे। देखते हैं ना, कुछ बच्चे या कुछ लोग या कुछ पुरुष बोने रह जाते हैं, कुछ महिलाएं बोनी रह जाती हैं, छोटी हाइट में छोटी रह जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं किया, कम किया है, इसलिए क्या आ गया? बोनापन आ गया। इसलिए क्या आ गया? बोनापन आ गया। यहीं से याद करते हुए चलो फटाफट से फिर से, कहां होती है, किस आकार की होती है, क्या साइज की होती है, सब यहां से याद करते हुए चलेंगे। बोलो बोलो बोलो। और इसका अगर अधिक सिक्रेशन होगा बेटा तो कौन से रोग होंगे उसकी बात करेंगे, है ना? उसके लिए लिखो हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन अगर अधिक स्राव होता है तो उससे कौन से? एक होता है गिंगेटिक्स। क्या होता है? गिंगेटिक्स। किसमें होता है? बच्चों में होता है। और एक होता है एक्रोलोमेगी। मैं एक बार स्पेलिंग इसकी जरूर चेक करना चाहूंगा बेटा। ये कुछ बीमारियां होती है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कर देती है तो फिर ये ना तो ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा, एक प्रॉपर अमाउंट में ही हार्मोन का सीक्रेशन होना चाहिए। कम मात्रा में होगा तो भी समस्या है, और ज्यादा मात्रा में होगा तो बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? गिंगेटिक्स नाम का रोग होता है बेटा। और ये जो बड़ों वाला जो रोग है अडल्ट में जो होता है, ये है एक्रोमेगेली। एक्रोमिगेली, एक्रोमी तो मैंने लिखा ही है यहाँ पे, अंडू कर लो, एक्रोमिगेली, ऐसे लिखो एक्रोमिगेली। ये होता है किशोर में। किसमें होता है? किशोर में। ये थोड़े बायो के नाम है ना, इसलिए सर का दोस्त नहीं है, थोड़े से इनकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो हमें चेक करनी होती है। डेटा मुझे आपको देना है बेटा, है ना? स्पेलिंग वगैरह मुझे चेक करनी होती है कि हाँ भाई वो स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर दो बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक पूरा समूह होता है जिनका काम है हार्मोन का सीक्रेशन करना। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक पूरा समूह होता है जिनका काम है हार्मोनों का स्राव करना। उसी अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, है ना? उस ग्रुप में बहुत सारी क्या होती है? ग्रंथियां होती है, जिसमें पहली ग्रंथि में हमने पढ़ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये होती है हमारे मस्तिष्क के बेस पे, ये मटर के साइज की होती है, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है। ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो आप छोटे पड़ जाओगे, कम मात्रा में होगा तो, और ज्यादा मात्रा में होगा तो बच्चों में गिंगेटिक्स और किशोर में क्या आएगा? एक्रोमिगेली नाम के कुछ रोग हो सकते हैं इसके अधिक सीक्रेशन से। भाई साहब शायद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास इस स्लाइड में पड़ी हुई है, ये चैप्टर में से बता दो। सर एक बच्चा कह रहा था सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ऐसे ही तो क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। और ग्रंथियों का एक क्वेश्चन मैं 100% लिख के दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 100% ऑफ द गारंटी दैट वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस ग्लैंड्स। ग्रंथियों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा, इसलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समस्या है तो मुझे बता दो, आगे बढ़ेंगे। और कल सलाह रहे हैं एक खबर आप सबके लिए,
कल सर आप सभी के सामने आ रहे हैं लाइव क्लास लेके, जिसमें संपूर्ण फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स जो लैब साइंस की है, अटेंडेंट साइंस की है, उसका निचोड़ निकाल दूंगा उसी कंप्लीट महामैराथन में। कल यानी संडे को सर आ रहे हैं, मैं लगा दूंगा इवेंट में, लगा दूंगा सभी बच्चे जो चैनल से जुड़ गए हैं, बाकी जिनको नीड है सबको ले आना। एक ही दिन में पूरी फिजिक्स का निचोड़ निकाल दूंगा, पूरे भौतिक विज्ञान का निचोड़ निकाल दूंगा। बायोलॉजी का ये 5वां चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, कुछ 1-2 चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंस के होते हैं, ईवीएस के, वो करने हैं, और केमिस्ट्री बची है बेटा, ठीक है ना। कल फिजिक्स पूरी करवा दूंगा और आने वाले 5-7 दिन लगा के आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब 20 तारीख तक शायद हो सके तो आपका लैब साइंस कंप्लीट करवा के, और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगा। एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, वो क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन पेपर कहां से बनेगा, तो वो की प्रैक्टिस मैं आपको शुरू करवा दूंगा, और साथ साथ लैब मैनुअल की भी प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगा, जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं बेटा। फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं चलता हूं अगली ग्रंथि के पास, मैं चलता हूं अगली ग्रंथि के पास। ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट है। चले भाई, आ जाओ सर जी। अगली ग्रंथि कौन सी है सर जी? एंडोक्राइन ग्रंथियों की समूह में दूसरी ग्रंथि जो हमें पढ़नी है वो है थायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के समूह में दूसरा मेंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह का दूसरा मेंबर क्या है? थायराइड ग्लैंड। ओ थायराइड ग्रंथि बेटा, ओबीसी बात है यार, सुना है आपने? ये गले की जो श्वास नली है आपकी, ट्रैकिया है आपके, किसके अंदर? थ्रोट में, उसके पास ये पाई जाती है ना। जो आपका गला है उसकी जो श्वास नली है, ट्रैकिया है बेटा, उसके पास आपकी ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लिखो पहले बेटा आप सब बच्चे, है ना, है ना, नियर ट्रैकिया इन थ्रोट। भाई साहब गले में पाई जाती है। पहली बात तो गले की श्वास नली के नजदीक, गले की श्वास नली के नजदीक, श्वास नली के नजदीक जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। बताओ लोकेशन क्लियर है क्या? बताओ लोकेशन क्लियर है क्या? चलो जी, चलो जी, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? सीक्रेट्स, स्पेलिंग जरूर चेक करते रहना बेटा, ऐसा ही मिल सकता है। थायरोक्सिन हार्मोन, सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है कौन? आपकी थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है कौन? आपकी थायराइड ग्रंथि। ये तो नाम याद रहेगा सर, थायराइड से थायरोक्सिन, थायराइड से थायरोक्सिन, ये तो याद रहेगा सर। चलो, क्या काम है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो हमारा मेटाबॉलिज्म है बच्चों, तो हमारी चयापचय की स्थिति है बच्चों, उसको नियंत्रित रखती है। क्या है? क्या है? चयापचय को नियंत्रण में रखना किसका काम है बच्चा? थायरोक्सिन हार्मोन का काम है बेटा। किसका काम है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखना। अब आपको एक बात पता होगा, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, आपको ये भी पता होगा बेटा, है ना? क्या होगा? जो आयोडीन है, लैक ऑफ आयोडीन से
या आप ऐसे लिखिए, और भी आपको अगर सफिशिएंट लिखना है तो डेफिशिएंसी ऑफ जो आयोडीन है, डेफिशिएंसीज ऑफ आयोडीन है, अगर आयोडीन की शरीर में कमी है, तुम प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, लेस थायरोक्सिन आएगा, लेस थायरोक्सिन सीक्रेट करेगी थायराइड ग्लैंड, और उससे एक रोग होता है जिसको आप ग्वाइटर कहते हैं, शायद आपने ये नाम सुना होगा। ऐसा गले में सूजन आ जाती है, ऐसा गले में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर कहता है आयोडीन की कमी आ गई, आपको क्या हो गया है, घेंगा। क्या हो गया है, घेंगा हो गया है भाई, क्या हो गया है, घेंगा। क्या कहूंगा मैं, आयोडीन की अगर कमी तुम्हारे शरीर में आ जाती है, तो आयोडीन की कमी से कम स्राव होता है इसका, थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन का, और थायरोक्सिन के कम स्राव होने के कारण आयोडीन कमी से क्या होता है, घेंगा नाम का एक रोग होता है भैया, घेंगा नाम का एक क्या होता है, रोग। ये तो सर हमारा पढ़ा हुआ है। अरे मुझे पता है बेटा, ये तो कॉमन है, ये जानकारी तो कॉमन जानकारी है, आपकी पढ़ी हुई होगी, आई नो। अब दोनों चीज देखेंगे बेटा, क्या, वही काम, अगर इसका ज्यादा सीक्रेशन होगा, मतलब इसका अधिक क्या होगा, स्राव होगा, तब क्या होगा, और इसका अगर कम स्राव होगा, हाइपोसिक्रेशन होगा, मतलब अगर अल्प स्राव होगा तो क्या होगा। आइए दोनों को देखते हैं प्यारे बच्चों मेरे। इसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, क्या कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म, इस कंडीशन को हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, और इसको कहते हैं हाइपो थायराइडिज्म। ये मैंने पिछली बार भी करवाया था, वहां पे अल्प स्राव से बोनापन आ रहा था, और अधिक स्राव से क्या आ रहा था, गिंगेटिक्स आ रहा था, याद है आपको। ऐसे ही जो आपका कौन सा हार्मोन है बेटा, आपका कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन है, अगर ये आपका कम सीक्रेट होता है, या ये आपका क्या होता है बेटा, ज्यादा सीक्रेट होता है, तब की हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलेगी बेटा। तो अल्प स्राव जब होता है, उसमें जो है आपका, जो आपके डिजीज है बेटा, क्या इसके अल्प स्राव से जो डिजीज आपके पास आते हैं उनको पढ़ेंगे पहले एक करके, और फिर जो इसके हाइपर से क्या आते हैं, डिजीज आते हैं बेटा, उनको हम पढ़ेंगे बेटा एक एक करके। करे क्या, अल्प स्राव से आपका सिंपल गोइटर, माइक्सियोडीमा और क्रेटिनिज्म होते हैं। और सिंपल गोइटर, देखना ये हाइपो है क्या, क्या ये अल्प स्राव है बेटा, चेक करो क्या ये अल्प स्राव है बेटा। हाँ सर ये अल्प स्राव, क्या आप हमें बता रहे हो कि अगर कम सीक्रेशन होता है किसका बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन का अगर कम सीक्रेशन होता है सर, तो हमें कुछ ये रोग मिल जाएंगे। जैसे कौन से रोग सर, जैसे सिंपल गोइटर हो गया, मैक्सोइडीमा हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया। इन्हीं को बेटा हिंदी में आप क्या बोलेंगे, इन्हीं रोगों को हम हिंदी में बोलते हैं सर, इन्हीं रोगों को बोलते हैं हम मिक्सोएडेमा, क्रेटिनिज्म एंड, और आपका क्या है बेटा, गंडमाला इसको बोलते हैं, इसको आप गंडमाला बोलते हैं। सिंपल गोइटर को आप गंडमाला बोल सकते हो बेटा, बट ये क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म और माइक्सोडीमा और सिंपल गोइटर तो बेटा यही नाम है। देखो ये बायो है बेटा, ये थायरोक्सिन के कम सीक्रेशन से ये रोगों के नाम है बेटा, ये रोगों के नाम है बेटा आपके, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, माइक्सोइडीमा और क्रेटिनिज्म, माइक्सोइडीमा और क्रेटिनिज्म, माइक्सोइडीमा और क्रेटिनिज्म। क्या लिखा है मैंने, क्रेटिनिज्म लिख दिया। इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई।
क्रिटिनिज्म। बायो नाम की है, आपको पता है बायो नाम की है। बायो में कुछ आपको अजीब अजीब नाम दिखाई देंगे, अपने बायो में आपको कुछ अजीब अजीब नाम दिखाई देंगे, उन नामों को आपको स्टडी करना है। तो थायरोक्सिन का अगर कम सिक्रेशन होता है, अल्प स्राव होता है थायरोक्सिन का, तो आपको ये रोग आपको दिखाई दे सकते हैं बेटा। बोलो फटाफट बस स्क्रीन चेक कर लो भाई। हाँ जी क्या हुआ, एक सेकंड रुको। हाँ जी एक सेकंड रुको। हाँ जी बेटा एक सेकंड, बस एक सेकंड लेंगे, बस एक सेकंड थोड़ा सा। क्या गिरा दिया, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। आप ओके, चलो ठीक है ओके। हाँ जी बेटा जी, बस एक सेकंड लेंगे आपका। चलो हाँ जी चलो ठीक है बेटा, अब ओके है, ठीक है। सुनो, अगर ज्यादा होगा ना बेटा, तो आपका ज्यादा होने से क्या होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। हाई मेटाबॉलिज्म में आपका बीपी की समस्याएं आपको आती हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, है ना, और बल्गिंग ऑफ आईबॉल्स, आंखें जैसे बाहर निकली हुई दिखाई देती है आपकी, है ना बेटा, है ना, और ये आपका स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, ये आपको हो जाती है बेटा, है ना। क्या है, उच्च, आपका उच्च चयापचय, और बीपी तो आप जानते हो, है ना, रक्त रक्त और प्रेशर, रक्तदाब जो आपका है उसकी समस्याएं आती हैं, ठीक है जी। इसके बाद और क्या है बेटा, हाँ, आंखों का बाहर आना या आंखों का बाहर दिखना, आंखों का बाहर दिखना, और ये तनाव वाली, तनाव, ये समस्याएं आपको दिख सकती हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा डेंस हो गया है मुझे पता है, बट एक बार सर रिवाइज करवा दो सर, क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ गिर गिर गया था, तो इस चक्कर में सर आपका भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा लैग हो गया। हाँ जी कोई बात नहीं, दोबारा देख लो आप बेटा। एक, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके समूह में, उसके ग्रुप में जो दूसरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड बेटा, थायराइड ग्रंथि। और ये जो है ये आपके गले में पाई जाती है, गले की श्वास नली के पास। ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है बेटा। उसका काम क्या है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है बेटा, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, चयापचय को बेटा, है ना। उसके बाद अगर आयोडीन कम हो गया तो कम थायरोक्सिन निकलता है, किससे, थायराइड ग्लैंड से, और उससे क्या होगा, उससे आपको एक रोग होता है ग्वाइटिस, जिसको आप घेंगा बोलते हैं बेटा। अच्छा जी, आप इधर देखो, आप थायरोक्सिन ज्यादा निकलेगा तो भी समस्या है, थायरोक्सिन कम निकलेगा तो भी समस्या है। थायरोक्सिन ज्यादा निकलेगा तो भी समस्या है, कम निकलेगा तो भी समस्या है। अगर ज्यादा निकलता तो उसको बोलते हैं हम हाइपर सिक्रेशन, अधिक स्राव, उसको हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं, उस कंडीशन को, उस हालात को। इसमें क्या समस्याएं हो सकती है आपको, आपको हाई मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों की जो आपकी आईबॉल है वो बाहर निकली हुई दिखाई दे सकती हैं, और आपको तनाव की समस्याएं आ सकती है अगर ये हो रहा है तो। अगर आपका कम सिक्रेशन हो रहा है, अल्प स्राव हो रहा है, तो उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो क्रिटिनिज्म है, माइक्सोडीमा है, और सिंपल ग्वाइटर गंडमाला है, ऐसे ये कुछ रोगों के नाम है बेटा। दीज आर सम प्रॉब्लम्स, दीज आर सम अबनॉर्मलिटी, ये सब असामान्य, क्या है बेटा, ये असामान्य चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती है, असामान्य चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं, किससे, ज्यादा सिक्रेशन से और कम सिक्रेशन से बेटा, है ना। ये हुई बात सर, है ना। मेन जहां से क्वेश्चन बनेगा, सुन लो मेरी बात, मेन जहां से क्वेश्चन बनेगा वो एक तो ये है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है,
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये दो इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद कर लेने हैं। ये दो इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद कर लेने हैं। यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बता दो बेटा। ठीक है जी, चले जी आगे। चले जी, बोलो 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 जल्दी फटाफट से। चलो जी, इसी की एक और सहायक ग्रंथि होती है इसी के पास बिल्कुल, है ना, वो होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि, ठीक है बेटा। ठीक है सर, एक बार क्लैरिटी चेक करो, सब सही है क्या बेटा? क्लैरिटी ओके है? ठीक है जी। देखो, थायराइड ग्लैंड के पीछे ये चार ग्लैंड पाई जाती हैं। चार, एक नहीं कितनी होती है? चार। कहां पाई जाती है? बैक ऑफ, इन बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे ये ग्रंथियां होती है बेटा, है ना। थायराइड ग्रंथि के पीछे चार ग्रंथियां होती हैं और उन चार ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? पैराथायरॉइड ग्लैंड। बोलो जी, बोलो बोलो। ठीक है सर। ये इन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड कितनी होती हैं? 4 ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन चार ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। गले में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, गले में होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। उसके पीछे क्या पाई जाती हैं? चार आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिनको हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। बोलो भाई साहब, कोई समस्या तो है नहीं। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है सर बताओ? ये सीक्रेट करती है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड या पैराथार्मोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। सीक्रेट पैराथायरॉइड और पैरा हार्मोन। पीटीएच बोलो शॉर्ट में, जैसे उसको आपने टीएच बोला था, क्या इसको मैं पीटीएच कह सकता हूं? हाँ कह सकते हो। या तो पैराथायरॉइड या पैराथ्रोमोन हार्मोन क्या करती हैं? ये सीक्रेट करती हैं, और उसको आपने टीएच बोला था तो इसको आप पीटीएच कह लो, कोई समस्या ही नहीं है। टीएच करती है थायराइड ग्रंथि और पीटीएच कौन करती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। मतलब क्या करती है? या तो पैराथायरॉइड हार्मोन या पैरा हार्मोन पीटीएच का स्राव करती है। बस तुम ये हार्मोन के नाम जरूर याद कर लेना कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन का स्राव कर रही है, ये जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना बेटा। और इनका काम क्या है सुन लो बेटा। इस हार्मोन का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्ट्रीम। तो हमारी रक्त धारा है, हमारी रक्त धारा में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है कौन? आपका पीटीएच। अरे भाई कौन? आपका पीटीएच। ये कहानी है पैराथायरॉइड ग्लैंड की। यही याद कर लो, यही याद कर लो, यही याद कर लो कि जो थायराइड ग्रंथि है
तो गले में श्वास नली के पास पाई जाती है। उसके पीछे 4 छोटी छोटी ग्रंथियां और होती हैं। There are 4 small glands in the back of thyroid gland, जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि या पैराथायरॉयड ग्लैंड। 4 होती हैं। क्या काम है? पीटीएस नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है भाई साहब, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती हैं, या पैराथ्रोमोन नाम का हार्मोन क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं, जिसका काम है जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जो हमारी रक्त धारा है, उसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम होना बहुत जरूरी, आपको पता है बेटा, है ना? कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है, पहली बात तो आपको ये भी पता है, और वो होना बहुत जरूरी है, ये भी पता है आपको बेटा। वो कैल्शियम का जो लेवल है उसको कंट्रोल कौन करता है बेटा? आपका पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। भाई साहब बताओ ठीक है क्या? फटाफट से देख लो, कोई समस्या है तो सर को बता दो, इसके बाद हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे। अरे समस्या है तो बता दो। हाँ अच्छा ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी। अच्छा कैल्शियम किस में काम आता है जी? ये तुमने कैल्शियम का बोला, इस साथ एक छोटी सी बात और लिख लो जी, मेरे दिमाग में आई अभी। वो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, और ये कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है किसमें? ब्लड के फ्लो में। कौन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब अगर देखो कैल्शियम, कैल्शियम है ना, कैल्शियम मतलब मेरे को कैल्शियम से एक ही नाम याद आता है, कौन नाम आता है? हड्डियां। क्या नाम आता है? हड्डियां। अगर इसका बहुत ज्यादा सीक्रेशन हो गया तो ये ज्यादा कंट्रोल कर देगा कैल्शियम को ब्लड में, मतलब कैल्शियम को कम कर देगा मेरे हिसाब से, ब्लड में ज्यादा सीक्रेशन हो गया तो तुम्हारी जो हड्डियां है जो मजबूत होती है कैल्शियम से, वो सॉफ्ट हो जाएंगी ना। इसका ज्यादा भी नहीं अच्छा है। क्या कहूं मैं कहूं एक्सेस सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, अत्यधिक स्राव। पीटीएच का अगर अत्यधिक स्राव हो जाता है भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकता है? कैन मेक बोन्स सॉफ्ट, हड्डियों को मुलायम कर सकता है जी, हड्डियों को मुलायम कर सकता है जी। और ये भी तो एक समस्या ही है, जिसकी हड्डियों में दम नहीं होगा, क्या उसके शरीर का ढांचा बढ़िया से रह पाएगा? क्या उसका स्केलेटन अच्छे से रह पाएगा? ना जी ना। तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन भी अच्छा नहीं है, अत्यधिक स्राव भी अच्छा नहीं है, ये हड्डियों के लिए नुकसानदायक है जी। अब बता दो जी, ये हो गया आपका पैराथायरॉक्सिन हार्मोन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेंगे, फटाफट से ले लेंगे, जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम चलते हैं जी आगे। चले जी, चलो जी, ले लिया? जल्दी बोल दो भाई साहब, मैं एक एक चीज को देखो। एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं बेटा, अगर बच्चों को समस्या हुई है ना एनवीएस लैब अटेंडेंट के कोर्स में, साइंस में, उसी के लिए मैं आके खड़ा हुआ हूं। तो अब टाइम उतना नहीं है कि मैं आपको बहुत हाई लेवल का जो पीसीबी करवा दूं, जो एसएससी एमटी एसएससी लेवल में आता है, या जो एक्चुअल में आपका प्री है, जो आपका यूपीएससी प्री वगैरह लेवल है, उनके लिए मैं वो जनरल साइंस में नहीं घुस रहा, मैं वो करवा रहा हूं जो एनवीएस लैब की साइंस है। मेरी इच्छा है वो एनवीएस लैब वाली साइंस आप कर लो, तो उसी सटीकता के साथ चल रहे हैं जी। चलो फटाफट बोलो, ले लो और समस्या बता दो, चले आगे। चलो आगे सर, अगला जो है बेटा वो कौन है? पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। चलो जी, चलो जी, जो कौन सा नंबर पे पढ़ रहे हो वो तो देख लो आप एक बार, चौथे नंबर पे पढ़ रहे हो। अगला जो आपकी ग्रंथि है वो क्या है? पेनक्रियाज। अग्नाशय बोलते हैं क्या? हिंदी वाले बच्चे मुझे बताएंगे, क्या पेनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं क्या? अग्नाशय कहते हैं जी, ठीक है जी, अग्नाशय कहते हैं जी। ओके सर जी। ये जो है ना बेटा, ये आपको 2 हार्मोन सीक्रेट करता है।
एक है इंसुलिन और एक है ग्लाइकोगन। ये दो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है आपका बेटा? पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। कौन कौन से हैं सारे? इंसुलिन और ग्लाइकोगन नाम के जो दो हार्मोन हैं वो हमारा पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। हार्मोन जरूर याद कर लेना, इनसे प्रश्न आते हैं बेटा। तो दो हार्मोन जो दो हार्मोन का स्राव करता है वो है इंसुलिन और कौन है? ग्लाइकोगन। इन दोनों हार्मोन का काम क्या है? इनका काम है मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड। हमारे खून में, जानते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब चेक करो मेरी शुगर कितनी है जी, डॉक्टर साहब चेक करो मेरी शुगर कितनी है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड में होती है शुगर। और ब्लड में आपका शुगर लेवल क्या होता है वो चेक करवाना पड़ता है डे टू डे। नहीं तो अगर शुगर बढ़ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। शुगर लेवल बढ़ने से बहुत सारी क्या होती है समस्याएं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डायबिटीज। पता होगा ना आपको। तो वो जो शुगर का लेवल है तो आपके खून में जो शर्करा का स्तर, उसको कौन मेंटेन रखते हैं? ये जो दो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लाइकोगन, जो किसने छोड़े हैं? पैनक्रियाज ने, अग्नाशय ने। मतलब मतलब रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखते हैं, स्तर बनाए रखते हैं। भाई साहब कौन बनाए रखते हैं? इंसुलिन और आपका ग्लाइकोगन हार्मोन। और अगर अगर ज्यादा मात्रा में, अगर ज्यादा, आपको पता है ज्यादा मात्रा में अगर शुगर आ जाती है आपके ब्लड में तो क्या होता है? आपको क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। और ज्यादा मात्रा में शुगर क्यों आएगी? क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगी? इंसुलिन। मतलब हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन कम पैदा होना लग जाएगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल होगा ही नहीं। और शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो शुगर का लेवल बढ़ेगा हमारे ब्लड में, शर्करा का स्तर बढ़ेगा हमारे खून में। और उससे क्या होता है? उससे होता है डायबिटीज। इंसुलिन की अगर तुम्हारे शरीर में कमी आ जाती है, इंसुलिन की तुम्हारे शरीर में अगर कमी आ जाती है तो तुम्हें मधुमेह नाम का रोग हो सकता है। क्योंकि इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो आपका ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगी, शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और उससे आपको हो जाएगी डायबिटीज। और जिसको डायबिटीज हो गई उसको सारे दिन थकान रहेगा, है ना, बॉडी में हरारत महसूस होगा, है ना, हाँ, उसको बीपी की समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी, है ना, उसके घाव जल्दी से नहीं भरेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारी ब्लड में प्रॉपर शुगर लेवल मेंटेन रहे, उसके लिए हम इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते हैं। अगर किसी को समस्या है किसकी शुगर की तो उसको जो इंजेक्शन देते हैं वो किसके देते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। बाहर से इंसुलिन डालने की कोशिश करते हैं बेटा उसके अंदर। इसलिए एक्चुअल में जो आपका पेनक्रियाज है, वो जो आपका पेनक्रियाज है बच्चा पार्टी, वो आपका पेनक्रियाज क्या करता है? अग्नाशय क्या करता है? दो हार्मोन देता है, इंसुलिन और ग्लाइकोगन, जिनका काम है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। अगर ये कम होते हैं तो क्या हो जाता है? डायबिटीज का रोग हो जाता है। बोलो भाई साहब, एटलीस्ट ग्रंथियां और उनके हार्मोन और उनकी कमी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग वो तो आपको जानने ही जानने एग्जाम में आएंगे आएंगे। बोलो समस्या नहीं है? बोलो भाई। चलो जी आगे चलो सर। अगली है जी एड्रेनल ग्लैंड। पर पहले आप इसको देख लो फटाफट से, फटाफट से इनको देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। एड्रेनल ग्लैंड अधिकृत ग्रंथि। भाई ये हिंदी जरूर चेक कर लेना बेटा,
आपके लिए मैं हिंदी में बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी का थोड़ा सा कई बार रिक्वायरमेंट हो जाता है। अधिकृत है कि अधिवृक है? अधिकृत है कि अधिवृक है? अधिवृक। अधिवृक मतलब इसको ठीक करना प्यारे बच्चों, अधिवृक करना है इसको जी। क्या करना जी? इसको अधिवृक करना जी, इसको अधिवृक। क्या अपने शरीर में दो किडनी होती है क्या? क्या दो गुर्दे होते हैं अपने शरीर में? किडनी, किडनी है ना? अरे किडनी का नाम तो सुना होगा। जो भी तुम्हारे शरीर में गंदगी होती है ना, उसका फिल्ट्रेशन कौन करती है? किडनी करती है। फिल्ट्रेशन कौन करती है? किडनी करती है। उसको छानती कौन है? किडनी है। अगर किडनी खराब हो गया तो गंदगी सारी शरीर में जमा हो जाएगी और धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, सारा जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए करवाते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस से क्या करते हैं? बाहर से एक आर्टिफिशियल किडनी लगवा के तुम्हारे शरीर की गंदगी निकालते हैं। तो तुम्हारी जो दो गुर्दे हैं शरीर में, उनके ऊपरी हिस्से में दो ग्लैंड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं अधिवृक ग्लैंड ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। कहां पाई जाती हैं? अपर पार्ट ऑफ किडनी में। अपर पार्ट ऑफ किडनी में, या ऐसे अगर नहीं लिखना तो अबोव किडनी, किडनी के ऊपरी हिस्से में होती है बेटा। ऐसे ही लिख लो यार, एट अपर पार्ट ऑफ किडनी। गुर्दे के ऊपर। क्या बेटा? गुर्दे के ऊपर जो आपकी किडनी है ना, उस किडनी के ऊपरी भाग में, है ना, उस किडनी के ऊपरी भाग में आप ऐसा लिखना हो तो ऐसे लिख लो, जैसे आपकी इच्छा है भाई साहब, मुझे उससे समझना है बस। गुर्दे के ऊपरी भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक ग्रंथि कहते हैं। और दो किडनी है तो क्या होती हैं? ये दो ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं? दो ग्लैंड्स होती हैं। सामने लिख लो, ये क्या होती हैं? दो ग्रंथियां होती हैं। क्योंकि अपने शरीर में दो किडनियां होती हैं तो दो ही क्या होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। दो ही क्या होती हैं? अधिवृक ग्रंथियां पाई जाती हैं जी। चलो जी, इसके ना दो हिस्से होते हैं। किसके? एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, है ना। इसके टू पार्ट्स होते हैं। ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो आपकी अधिवृक ग्रंथि है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। यहीं से मैं कर लेता हूं, यहीं से इसको हटाओ। चलो ये हटाओ, ये हटाओ। ये जो आपकी दो ग्लैंड होती है, इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कार्टेक्स और एक होता है मेडुला। एक तो क्या होता है बेटा आपका? मेडुला होता है, और एक होता है कार्टेक्स, है ना। क्या होता है? कार्टेक्स, है ना। अगर इनकी हिंदी बोल तो हिंदी में शायद आप यही बोल देते हो। हिंदी में आप इनको कार्टेक्स और मेडुला ही बोल देते हो, कॉर्टेक्स और मेडुला ही बोल देते हो भाई। कॉर्टेक्स और क्या बोल देते हो? मोडुला ही बोल देते हो। कॉर्टेक्स ही मोडुला बोल दो, हिंदी हिंदी में ही बोल दो, कॉर्टेक्स। इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है कार्टिसोल हार्मोन। अब इसको वही बोल लो आप, कार्टिसोल हार्मोन ही बोल लो इसको भी। और वो क्या करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मतलब चयापचय जो है आपका, उसका क्या करता है? नियंत्रण। मतलब ये दो हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन? ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है ना बेटा, ये जो आपकी अधिवृक ग्रंथि है ना बेटा, इस अधिवृक ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है, मेडुला से एक हार्मोन निकलता है। पहले कॉर्टेक्स का देख लो भाई। कॉर्टेक्स क्या करता है? कार्टिजोल नाम का क्या करता है बेटा? एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका काम है मेटाबॉलिज्म की रेट को कंट्रोल करना। और जो मेडुला है बेटा, वो मेडुला जो आपका है बेटा, वो आपका एक हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रेनलिन, जिसका काम है
ये हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रेनलिन। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एड्रेनलिन, ऐसे ही बोलेंगे। और इसका काम है कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी, जो भी तनाव की परिस्थिति होंगी, हमें टेंशन होगा, है ना, दिमाग में बहुत सारी टेंशन आ जाएगी। जब स्ट्रेस दिमाग में आएगा तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हमको जो तैयार रखेगा, हमें जो कंपोजल देगा, कामनेस देगा, वो कौन सा हार्मोन देता है? एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, है ना। तनावपूर्ण स्थिति में तैयार रखता है भाई साहब। क्या रखता है भाई साहब? तैयार रखता है भाई साहब। जो भी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उनको कैसे डील करते हैं, जो आपकी स्ट्रेस वाली सिचुएशंस है, जो आपकी तनाव वाली स्थितियां हैं, उनके अंदर जब आदमी को टेंशन होती है, तनाव होता है, उस समय बेटा कौन सा हार्मोन आपकी हेल्प करता है? वो है एड्रेनलिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर रहा हूं, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो एड्रेनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि भाई साहब क्या होती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है भाई साहब। दो किडनी, दो ग्रंथियां होती है अपने बॉडी में। ये इनके जी दो हिस्से होते हैं, एक एड्रेनल ग्रंथि के या एक अधिवृक्क ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं जी। एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला होता है जी। कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है कार्टिजोल हार्मोन, मेडुला सीक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ये आपको रेडी रखता है टू प्रिपेयर फॉर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को तैयार रखता है कौन? आपका ये एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये दो आपकी ग्रंथियां है, पैनक्रियाज और एड्रेनल ग्लैंड। फटाफट से देख लो, कोई समस्या है तो बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक सब क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चले चले भैया, चलो जी। अब गोनाड आपकी एक ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अगली क्या है जी? नंबरिंग जरूर चेक कर लो प्यारे विद्यार्थियों। नंबरिंग है 6ठी। बस कोई ये इंपॉर्टेंट ही पढ़ाना है, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना। गोनाड, ये एक ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, जो मेल होता है, जो नर होता है, नर में जो गोनाड होता है वो कौन होता है? टेस्टिस। नर में टेस्टिस होता है। ये जो गोनाड नाम की ग्रंथि है उसका काम नर में कौन करता है? टेस्टिस, वृषण। और टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है कौन? आपका टेस्टिस। भाई साहब सेक्स हार्मोन है ये। और यही सेक्स हार्मोन जब टेस्टिस सीक्रेट करता है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर आता है, कंट्रोल जो कर रही है आपके सारे हार्मोन्स को। और ये हार्मोन तुम्हारे शरीर में सभी जगह फैलता है। और जो आपका अडल्टेंसी है, जो आपका एडोलेसेंस है, जो आपका प्यूबर्टी है, उसके दौरान जो आपके शरीर में बदलाव नहीं आते बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था मेल में और फीमेल में, उन बदलाव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल में है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, वो बदलाव लेके आता है। और जो फीमेल है, तो मादा है, मादा में क्या होता है? मादा में गोनाड ग्रंथि का ना काम कौन करता है? ओवरी करते हैं, अंडाशय करते हैं। और इन अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो ये दो हार्मोन है, ये फीमेल में निकलते हैं। कौन निकालती हैं? फीमेल में ओवरीज निकालती हैं जी। अब सर बताओ तो सही, क्या करते हैं हमारे शरीर में? मैंने क्या कहा था, जब आप एडोलेसेंस से गुजरते हैं, जब आप किशोरावस्था से गुजरते हैं, जब आप प्यूबर्टी से गुजरते हैं, है ना, जब आप यौवन से गुजरते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जो फीमेल की बॉडी है
उसमें वेरियस पार्ट्स पे क्या आते हैं, जो आपकी जांघों के बीच में बाल आते हैं, या जो आपका जो उनका ब्रेस्ट है उनका साइज बढ़ जाता है। मेल में क्या होता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, है ना, वेरियस पार्ट्स पे क्या होते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस क्यों आए, ये चेंजेस आए हैं, ये सेक्सुअल चेंजेस है बेटा, ये आपके ये लैंगिक बदलाव है बेटा आपके। ये लैंगिक बदलाव कौन लेके आ रहा है, वहां पे इन लैंगिक बदलाव को शुरू कौन कर रहा है, ये सेक्स हार्मोन शुरू कर रहे हैं। कौन कौन, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स हैं ये उन बदलाव को शुरू करते हैं। कहां से चल के आते हैं हार्मोन, ये हार्मोन आपके टेस्टिस और ओवरी से चल के आते हैं और ब्लड में मिलके, खून में घुल के टारगेट साइट पे जाके क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं और वहां पे बदलाव आते हैं। जैसे मान लो मेल में बाल, छाती पे बाल आना शुरू होते हैं, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो कहां से चलेगा बेटा, आपके टेस्टिस से चलेगा, वृषण से चलेगा, खून में मिलके कहां पहुंचेगा, छाती तक, और वहां वो बदलाव शुरू करेगा जो आपके किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, जो सेक्स आपके क्या है बेटा, चेंजेस हैं, जो आपके लैंगिक बदलाव है मेल में और फीमेल में किशोरावस्था के दौरान, उनको कौन लेके आते हैं, आपके ये सेक्स हार्मोन लेके आते हैं। कैसे काम करता है ये सेक्स हार्मोन, कैसे काम करता है सेक्स हार्मोन। सबसे पहले इनको ऑर्डर मिलता है, इनको आदेश मिलता है कि तुरंत सेक्स हार्मोन रिलीज करो। इनको एक ऑर्डर करने वाला होता है कि तुरंत सेक्स हार्मोन रिलीज कर दो फटाफट से। और नियंत्रण किसके हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है वो आदेश करती है, स्टिमुलेट करती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए आदेश करती है। किसको आदेश करती है, टेस्टिस और ओवरीज को आदेश करती है। आदेश किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, जो कंट्रोल करती है सभी हार्मोन्स को। इनके आदेश के बाद जो ओवरी और टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट कर देते हैं फटाफट से। फिर इनके बाद ये हार्मोन क्या करेंगे, मिक्स होंगे किसमें, खून में, खून के साथ घुलेंगे। ये मिक्स विद क्या होंगे, ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ये हार्मोन क्या होंगे, खून के साथ घुल जाएंगे, जो किसने छोड़े हैं, टेस्टिस और ओवरी ने, वृषण और अंडाशय ने। और फिर ये जाएंगे टारगेट साइट पे। फिर ये कहां जाएंगे बेटा, टारगेट साइट पे जाएंगे, लक्ष्य स्थल पे जाएंगे। और लक्ष्य स्थल पे जा क्या करेंगे, जो चेंजेस आएंगे उस हार्मोन के कारण वो हम शुरू कर देंगे बेटा। स्टार्ट चेंजेस, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो बदलाव है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि बदलाव शुरू कर देंगे। जिस साइट पे इनको भेजा गया है उस साइट पे जाके जो चेंजेस लेके आएंगे सेक्स हार्मोन, वो काम, मान लो जैसे मेरी छाती पे आ गई तो मेरी छाती पे बाल आना शुरू हो जाएंगे इन सेक्स हार्मोन के आने से। तो ऐसे एक प्रकार से आपका जो सेक्स हार्मोन है वो काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश करती है तुरंत से हार्मोन करो, टेस्टिस और ओवरी हार्मोन छोड़ देती हैं, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यह हार्मोन ब्लड में घुल के जाते हैं और आपकी जो साइट होती है, लक्ष्य स्थल है, जो आपकी टारगेट साइट है, वहां पहुंचते हैं और वहां जाके चेंजेस ले आते हैं बेटा, कौन, आपके ये हार्मोन। इस प्रकार यही नहीं, लगभग सारे हार्मोन ऐसे काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑर्डर से क्या होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे, सीक्रेट होंगे, फिर ब्लड में घुलेंगे और फिर कहां जाएंगे, टारगेट साइट पे जाएंगे और वहां पे जाके अपना जो उसको बदलाव लेके आना है, जो चेंजेस बॉडी को लेके आने हैं, उसको जो पर्टिकुलर हार्मोन को वो चेंजेस बॉडी में ले आएंगे। इस प्रकार सारे हार्मोन काम करते हैं। भाई साहब बता दो, जो इंपॉर्टेंट आपकी ग्लैंड्स थी बेटा, वो सारी ग्लैंड्स मैंने आपको डिस्कस कर दी है जी। एक बार मैं फिर से रिवाइज आप सभी को करवा देता हूं बेटा, हमने कौन कौन सी ग्लैंड डिस्कस की है, ताकि आपको याद हो जाए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो बेटा। सबसे पहले मैंने कहा एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अंतःस्रावी क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं। मतलब वो कोई एक ग्रंथि नहीं है, वो बहुत सारी ग्रंथियों का समूह है।
इट इज ए ग्रुप ऑफ मैनी ग्लैंड्स। उन्हीं में से कुछ ग्रंथियां मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो पहला ग्लैंड मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कंट्रोल करती है सभी ग्लैंड्स को, किसके लिए? हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इसी के हाथ में चाबी होती है, शुरू यही करती है, बता चाबी यही घुमाती है। तो कंट्रोल करती है तो कहां होगी? ऑफ कोर्स ही माइंड में होगी। माइंड के बेस पे होती है, पी साइज बहुत छोटी होती है बेटा। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ये याद रखना, ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। ये याद रखना है बेटा। ये मैंने बताया कि ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, आपको ये याद रखना है बेटा। इसके बाद हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ी बेटा? थायराइड ग्लैंड पढ़ी हमने। कहां होती है? गले पे होती है, श्वास नली के पास होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन। ये जरूर याद रखना। और थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है। अगर अपनी बॉडी में आयोडीन कम जा रहा है तो थायरोक्सिन क्या होगा? कम आएगा। तो उससे कौन सा रोग होगा बेटा? आपका ग्वाइटर होगा, घेंगा होगा। बाकी आपको समझ लेना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और उसकी कमी से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। इसके बाद बोलो क्या है? इसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड। इन्हीं थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 ग्रंथियां और होती है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं? ये पीटीएच करती हैं, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ्रोमोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, जो आपको याद रखना है जी। उसके बाद चौथी है पेनक्रियाज, अग्नाशय। उससे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोगन होते हैं बेटा। और ये ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करती हैं। और इनकी कमी से क्या होता है जी? डायबिटीज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जी एड्रिनल ग्लैंड। हमारी 2 किडनियों के ऊपर 2 ग्लैंड पाई जाती हैं जो होती है एड्रिनल ग्लैंड। 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स क्या करता है? कार्टिजोल हार्मोन सिक्रेट करता है। मेडुला क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये इनके काम है जी। ये बेटा एक एक करके आपको देख लेना है बेटा। उसके बाद मैंने जो लास्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई है वो है गोनाड। इनका काम है सेक्स हार्मोन देना। क्या देना? सेक्स हार्मोन। जैसे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ये करता है टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन। ये करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है बेटा। कैसे हार्मोन काम करते हैं मैंने आपको समझाया, फटाफट से इसका कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से इसका। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट भाई, ठीक है। क्या यही याद हो गया? अरे क्या यही याद हो गया? यही काम करना हमको, क्लास के क्लास में ही याद रखना है। चलो जी, अब मैं है ना अगली स्लाइड में आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं कि एक सेक्स डिजीज है जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना। एक सेक्स डिजीज है, एक लैंगिक क्या है बेटा? बीमारी है, रोग है, वो है इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना, एड्स। ये पूरी स्लाइड उस एड्स के बारे में होने वाली है। फुल फॉर्म क्या आप मुझे बता दो, क्या है बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है? एक्वायर्ड इम्यून या इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्स डिजीज है। क्या एक सेक्स डिजीज है? सर नाम बता रहा, मैं आपको समझा दूं क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या है कि जो आपकी इम्यून पावर है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है बेटा इस बीमारी के अंदर। और एक बार आप सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अपने शरीर के पास रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो कम हो गई तो बेटा हम छोटी छोटी बीमारियों में या छोटे छोटे कारणों से क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ते रहेंगे और अपना शरीर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। ये एक स्लो पॉइजन है, ये एक धीमा जहर है। एकदम से अपना असर नहीं दिखाती है, एकदम से अपना असर नहीं दिखाती बीमारी कि बुखार की तरह हो गई और डॉक्टर ने दवाई दे दी वो बुखार ठीक हो गया। नहीं भाई साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है आज तक।
क्योंकि पंगा क्या है कि ये रोग हमारे इम्यूनिटी पे अटैक करता है यार। ये क्या करता है धीरे धीरे, क्या करता है, इट डिक्रीज इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। धीरे धीरे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही खा जाता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने लगता है। और बेटा अगर तुम्हारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं हुआ तो आप, ये कह रहा हूं, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाओगे। आप हल्की सी सर्दी में बीमार पड़ जाओगे, आप हल्के से थोड़ा सा मान लो पसीने में पानी पी लिया बीमार पड़ जाओगे, आपका हल्का सा कोई एक प्रकार से बैक्टीरिया या आपका एक प्रकार से वायरस या इनके कांटेक्ट में आके आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि आपका रोग तो लड़ ही नहीं, आपका शरीर है वो तो रोगों से लड़ ही नहीं सकता ना। आपने तो इम्यूनिटी बेकार कर दी इस रोग से। जिसको ये रोग हो जाए उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और वो इंसान धीरे 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 कमजोर होता 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 अंत में मर ही जाता है बेचारा। दवाई भी नहीं आई है इसकी कोई बेटा, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट। अच्छा ये है एड्स। क्या है, एड्स। किसके कारण होता है ये, ड्यू टू HIV वायरस। HIV की बोलो फुल फॉर्म क्या है बेटा, HIV ह्यूमन ठीक है बेटा, श्योर है, श्योर है, श्योर है, चेक कर लो कहीं और कुछ ना हो बेटा, जहां तक मेरे दिमाग में है। ड्यू टू HIV वायरस, ड्यू टू HIV वायरस आपका ये रोग होता है, HIV ठीक है जी। HIV तो ये इम्यूनो आपने लगा रखा है ना, लगाना है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो लगा लीजिए बेटा। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ऐसा वायरस जो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खा जाता है, जो इंसान की इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इंसान की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, उस वायरस को हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं। और इस HIV वायरस के कारण जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं एड्स। कई बच्चों को नहीं पता ये, HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है। एड्स एक बीमारी है। अब कुछ डेटा मैं इसका आपको दूंगा कि जो पहला केस मिला एड्स का जो पहला केस मिला, वो केस जो आपका एड्स का पहला मिला था वो 1981 में अमेरिका में पाया गया था। थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं बेटा, 1981 में कहां पाया गया था, अमेरिका में पाया गया था एड्स का पहला केस। एड्स का जो वायरस है बेटा, क्या है, वायरस। उस एड्स की खोज, वायरस की खोज किसने की थी बेटा, 1983 में ल्यूक मॉन्टेगिनियर ने बेटा। किसने, 1983 में किसने, आपका ल्यूक मॉन्टेजिनियर ने। खोज ल्यूक मॉन्टेजनर, आप ऐसे बोल सकते हो, 1983। इसको ठीक कर दूं मैं, एड्स वायरस की खोज किसने की थी बेटा, ल्यूक मॉन्टेजनर ने। डेटा है कुछ आपके लिए, क्या पता एग्जाम में कहां से क्वेश्चन चिपक जाए। ये एड्स वायरस की खोज बेटा आपके इस बंदे, पहला केस 1981। इंडिया में पहला केस कब आया, भारत में पहला केस कब आया एड्स का, 1987 में चेन्नई में भारत में पहला केस नोटिस किया गया, किसका बेटा, एड्स का। बोलो भाई क्लियर है क्या। 1984 में जो रॉबर्ट स्टोल है उसने क्या किया, अमेरिका में HIV पे पहली रिपोर्ट दी। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने बेटा, किसने, रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने
पहली रिपोर्ट ली किस पे? वायरस पे बेटा, 1984 में रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, अमेरिका का था। उसने क्या किया? वायरस पे पहली रिपोर्ट दी। वायरस पे पहली रिपोर्ट दी। और ये जो इसको एचआईवी बोला गया, इस वायरस का एक नाम रखा गया एचआईवी, ये दिया है इंटरनेशनल नेमिंग इंस्टीट्यूट फॉर वायरसेस, अंतरराष्ट्रीय वायरस नामकरण संस्था ने ये एचआईवी नाम रखा। एचआईवी नाम किसने रखा बेटा? ये जो नाम है ये किसने रखा? ये रखा है अंतरराष्ट्रीय वायरस, अंतरराष्ट्रीय वायरस नामकरण संस्था ने ये नाम दिया इसको एचआईवी। छोटी छोटी जानकारियां मैं तो इसलिए इकट्ठी करके ले आया, क्या पता एग्जाम में कौन सी आ जाए, क्या पता एग्जाम में कौन सी आ जाए। ये जो आपकी बीमारी है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देती है। ये पहला जो ये किसके कारण होता है? ये एचआईवी के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। पहला केस अमेरिका में मिला। भारत में पहला केस कहाँ मिला? 1987 में चेन्नई में मिला। वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? 1983 में ल्यूग मॉन्टेजर ने की। वायरस पे पहली बड़ी रिपोर्ट किसने बनाई? ये बनाई रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने बनाई बेटा। और वायरस को नाम किसने दिया? एचआईवी का नाम किसने दिया बेटा? ये होती है अंतरराष्ट्रीय वायरस नामकरण संस्था होती है, जिसने इसका नाम क्या दिया? एचआईवी दिया। अब जी एक बात बताओ, दोनों काम करेंगे जी। क्या काम दोनों करेंगे? पहले तो ये जानेंगे कि इसका संक्रमण कैसे होता है। इसका संक्रमण कैसे होता है मतलब ये जो आपका एड्स है बेटा, इस एड्स का संक्रमण कैसे होता है, फैलता कैसे है ये आपका एड्स, मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ट्रांसमिशन कैसे होता है, एड्स फैलता कैसे है भाई साहब। सबसे पहले तो फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। असुरक्षित यौन से। कहते हैं ना लोग हमें, अगर किसी बंदे को या किसी बंदी को एचआईवी हो रखा है और अगर उसके साथ मेटिंग कर ली किसी और बंदे ने या किसी बंदी ने, तो उसको भी एचआईवी हो सकता है। इसलिए वाइल्ड सेक्स, जब आप सेक्स करते हैं तो आपको कॉन्डम का यूज करना चाहिए, आपको प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, आपको सुरक्षात्मक क्या करना चाहिए? आपका यौन करना चाहिए। ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर कोई वायरस जिसको एड्स हो रखा है, कोई एड्स संक्रमित व्यक्ति है, उससे वो आपके अंदर भी आ सकता है, तो देयर मस्ट बी प्रोटेक्टेड सेक्स। इससे फैलता है असुरक्षित यौन से। दूसरा, जब आप देखो, आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, वो इंजेक्शन वाला नशा, इसमें इंजेक्शन में भर भर के नशीली दवा अपने शरीर में डालते हैं। आजकल बहुत युवा ऐसा कर रहे हैं, बहुत गंदी बात है बेटा, है ना। इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ जो कर रहा है। मैं आपको बता दूं बेटा, आने वाले समय में, चलो आज तो आपके अंदर जवानी है, आप यंग हैं, आपका शरीर, आपके शरीर में क्या दौड़ रहा है? यंग ब्लड दौड़ रहा है बेटा, आपके अंदर वो एक यंगनेस है बेटा। लेकिन सुन लेना बेटा, आज तो आप उस चीज को झेल पा रहे हो, आज आपको वो चीज अच्छी लग रही है, लेकिन जो जो आप मैच्योर होंगे, आप 35-40 के होंगे, ये जो आप नशीली दवा ले रहे हो, ये जो इंजेक्ट कर रहे हो, इनका असर आपको तब दिखने लगेगा, तब आपको पछतावा होगा, तब आप प्रायश्चित महसूस करेंगे, तब आपको रिग्रेट होगा। तो अगर कोई मेरा युवा साथी आज इस चीज में है, मैं उससे एक अपील करना चाहूंगा, मैं उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी छोड़े, क्योंकि इसका जो असर है, जो इसका प्रभाव है, जो इसकी मौत है, वो बहुत दर्दनाक होती है। इसके आगे आने वाले साइड इफेक्ट है वो बहुत दर्दनाक होते हैं, पहले उससे बचे। अब काम की बात सुने बेटा, जो यूज्ड आपकी क्या है, क्या है बेटा, आपकी सिरिंज है, यूज्ड सिरिंजेस से भी ये फैलता है ना, है ना। नशा करने वाले लोगों के द्वारा उपयोग की हुई
सिरिंज इस्तेमाल करना, सिरिंज इस्तेमाल करना मतलब नहीं, मैं आप ये गलत मत समझना। नशा करने वाले मतलब क्या है, जब लोग आपस में बैठ के नशा करते हैं तो एक ही सिरिंज से ये भी डाल लेता है, उसी सिरिंज से दूसरा भी डाल लेता है, उसी सिरिंज से तीसरा भी डाल लेता है। क्या पता उनमें से कोई ऐसा आदमी हो जिसको एड्स हो रखा हो, और जिसको एड्स हो रखा है उसने अगर एक सिरिंज लगाई है डॉक्टर ने, और उसी सिरिंज को डॉक्टर ने आपको लगा दिया, तो आपको एड्स हो सकता है। इसलिए जो यूज की हुई सिरिंज है, जो जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं उसकी जो सिरिंज आती है, वो यूज की हुई सिरिंज दोबारा यूज नहीं करवानी है, फ्रेश सिरिंज से इंजेक्ट करना है। चाहे आप दवा इंजेक्ट करो, और नशा तो करना ही नहीं है किसी को बेटा। तीसरा क्या होता है, अगर किसी माँ को क्या है एड्स है, तो उसके बच्चे तक आ सकता है किसके द्वारा बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, है ना, है ना। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड बाई ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। संक्रमित मां से बच्चे तक आना, दूध जब पिलाएगी मां तब ऐसा हो सकता है। और चौथा, जब आप ब्लड बैंक जाते हो, ब्लड बैंक, और वहां से अपने लिए या किसी रिश्तेदार के लिए आप ब्लड लेके आते हो, डॉक्टर कहता है इसको ब्लड डालना पड़ेगा, ब्लड लेके आओ। तो जब जब आप किसी भी बीमार व्यक्ति के शरीर में खून डालते हो, तो प्लीज पहले उस खून को चेक करवा लो। आप ब्लड बैंक जाते हो, खून ले आते हो, डलवा देते हो, क्या पता वो ब्लड एक ऐसे आदमी का हो जिसको एड्स हो रखा हो, किसी ने ध्यान ना दिया हो, या किसी से ब्लड ले भी रहे हो, तो प्लीज आप उस ब्लड की जांच करवाओ। ऐसे भी आपको क्या हो सकता है, एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है ना, है ना। कैसे, टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, है ना। क्या है, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से खून लेना। अगर आप एड्स के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से खून लोगे, तो आपको भी एड्स होगा। ये चार तरीके जिससे एड्स संक्रमण का होता है, एड्स का संक्रमण होता है, संचारण होता है, ट्रांसमिशन होता है, आप ये कह सकते हो। पहला, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा। दूसरा, आप यूज की हुई सिरिंजेस को दोबारा यूज ना करें। तीसरा, मां अगर उसको क्या हो रखा है एड्स, तो बच्चे तक जा सकता है बाई ब्रेस्ट फीडिंग। और चौथा, जब आप ब्लड लेते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो ब्लड आप देख के ले, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिससे आप ब्लड ले रहे हैं वो अगर संक्रमित है किसके द्वारा, एड्स के द्वारा बेटा, तो उससे भी आपको वो हो सकता है। रोकथाम के लिए क्या करें, यही रोकथाम कर दो बेटा। अगला, रोकथाम के लिए क्या करें, कैसे अवॉइड करें। सबसे पहले प्रोटेक्टेड सेक्स करना है, यूज कॉन्डम्स, ठीक है जी, मतलब सुरक्षित यौन करना है भैया, है ना। कंडोम का इस्तेमाल करें। कोई अगर नए व्यक्ति के साथ आपकी मीटिंग होती है, तो आप इस कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, अगर आपको किससे बचना है बेटा, एड्स से बचना है तो। दूसरा क्या था, कि 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 ऑलवेज टेस्ट ब्लड while taking it from bank, taking it from ब्लड बैंक। अगर ब्लड बैंक से आप खून ले भी रहे हैं तो उसकी प्लीज जांच करवाएं, है ना। ब्लड बैंक से खून लेने से पहले उसकी जांच हो। और तीसरा, डोंट यूज यूज्ड स्प्रिंग सिरिंजेस, इस्तेमाल की हुई सिरिंज का
दोबारा इस्तेमाल ना करें, दोबारा उपयोग ना करें। ऐसे ही अगर आप नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने, एंड वी आर गो फॉर हेयर कट, तो नाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नाई जिस ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है, एक आदमी से एक ब्लेड लेके क्या कर दिया, दाढ़ी वगैरह कर दी, बाल वगैरह काट दिए, एक ब्लेड का इस्तेमाल कर लिया। अगर वो ब्लेड उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन पे इस्तेमाल की है, एक एड्स वाले व्यक्ति पे इस्तेमाल की है, और वही ब्लेड अगर वो किसी और पे इस्तेमाल करता है, तो उससे भी एड्स फैल सकता है बेटा। ये भी आप देखिए, जब भी आप नाई के पास बाल वाल कटवाने जाते हो, तो नाई को आप प्लीज जरूर कहें कि प्लीज यूज फ्रेश ब्लेड, फ्रेश ब्लेड आपकी, एक 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 बेटा एक फ्रेश ब्लेड का इस्तेमाल करवाए, क्योंकि क्या पता वो कहाँ से यूज की गई हो और उस व्यक्ति के पास पता नहीं क्या हो। इसलिए हमेशा एक फ्रेश ब्लेड से ही, ब्लेड से अगर अपना कटिंग वगैरह करवाए, अपने दाढ़ी मूछ करवाए बेटा, ठीक है। चलो, ये तो हो गए किस प्रकार फैलता है। एड्स की कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। जानकारी मैंने आपको दी थी, एड्स की कुछ जानकारियां, फैलता कैसे है और रोग कैसे सकते हैं। अब ये जो आपका HIV वायरस है, HIV, तो आपका HIV वायरस है, इसके बारे में कुछ जानकारियां सुन लो बेटा कि कैसा होता है ये वायरस। एक तो ये क्या होता है बेटा, आपका स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है। दूसरा, इसके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर प्रोटीन का कोर होता है, और वो क्या होती है, फैट की मेम्ब्रेन होती है बेटा। क्या होती है, क्या होती है, प्रोटीन के कोर वाली वसायुक्त झिल्ली से बना होता है। झिल्लीदार होता है कौन, आपका HIV। मतलब क्या होता है, क्या होता है, एज एज फैटी मेम्ब्रेन हैविंग कोर ऑफ प्रोटीन। मेम्ब्रेन जो है, बाहर की जो झिल्ली है, वो तो बनी होती है वसा की, और उसके भीतर क्या होता है भाई साहब, प्रोटीन होता है ना। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, RNA होता है बेटा, एज जेनेटिक मटेरियल, RNA एज जेनेटिक मटेरियल। भाई साहब, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, RNA। इसके अंदर DNA नहीं होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, RNA होता है। ये वायरस की जानकारी है। और HIV के टेस्ट कौन कौन से हैं, परीक्षण कौन कौन से हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, एड्स हुआ है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ। ये डॉक्टर वाला काम है, बट नॉलेज एक बार दे रहा हूँ तो मैं सारी आपको देता हूँ बेटा। एक होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज 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 चेन रिएक्शन, PCR। ये टेस्ट होता है किसी किसी बंदे को एड्स है या नहीं है उसको जानने का। एक होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलिसा आप याद रखो। एलिसा, ELISA। और एक होता है आपका वेस्टर्न वेस्टर्न ब्लोट। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोट। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया बेटा, कहीं क्या तक काम आ ही जाए, कहीं क्या तक काम आ ही जाए। एक बंदे को एड्स है या नहीं है, वो चेक करने के लिए डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करता है, PCR करता है, अलीसा करता है, और वेस्टर्न ब्लोट करता है बेटा। ये टेस्टों के नाम है, ये मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री के नाम है ना। तो मैंने बता दिए सिर्फ आपको जानकारी के लिए, कि बच्चों को जानकारी होना चाहिए इसका। ठीक है जी, चलो जी, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, कि हमारे जो आदमी हैं उनके अंदर लिंग की जांच कैसे होती है, कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, वो बेटा हमें लास्ट चीज करनी है। चलो जी, लास्ट चीज आपके लिए बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस।
मानव में लिंग परीक्षण। आओ बेटा, लास्ट चीज है, ध्यान से सीख लो बढ़िया से, ये एग्जाम में आ सकती है, ये एग्जाम में आ सकता है, दिस इज आई एम फॉर श्योर, ये एग्जाम में आने वाली चीजें सीख लो। आ जाओ, एक्चुअल में ये काम होता है क्रोमोसोम्स का बेटा। जेनेटिक याद है, जेनेटिक का मूल क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, वंशानुक्रमिक कौन होती है आपकी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या होती है बेटा आपकी, हेरिडिटी होती है। वंशानुक्रम की मूलभूत इकाई क्या होती है आपकी बेटा, क्रोमोसोम होती है, जो किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो हम क्या होते हैं, एक इंसान के पास है ना, एक ह्यूमन के पास एक्चुअल में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं उसकी सेल के अंदर की बात कर रहा हूं। एक 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 ह्यूमन की सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बेटा, 23 जोड़े। क्या होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, किसके, क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े पाए जाते हैं बेटा, किसके अंदर, एक ह्यूमन में, ठीक है, किसके, क्रोमोसोम्स के, ठीक है जी। उन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, डू नॉट डू सेक्स डिटर्मिनेशन। जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, पेयर बोल रहा हूं, मतलब पेयर का मतलब है जो टोटल है वो कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा एक ह्यूमन की सेल्स में, 43, जिसमें 22 जोड़े हैं ना वो सेक्स डिटर्मिनेशन में टेक पार्ट नहीं करते, इनको ऑटोजोम्स कहते हैं, हिंदी में ऑटोजोम्स ही बोलते हैं। और जो एक लास्ट पेयर है, क्या है, जो एक लास्ट पेयर है, अंतिम 23वां जोड़ा है, ये टेक पार्ट करता है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में, टेक पार्ट इन सेक्स मतलब लिंग परीक्षण में। ये क्या होता है, हिस्सेदार होता है, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो लास्ट का जोड़ा जिसमें 2 क्रोमोसोम्स आते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एक मानव शरीर में कुल कितने, एक कोशिका के केंद्रक में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46। कितने जोड़े होते हैं, 23। उन 23 जोड़ों में 22 जोड़े सेक्स डिटर्मिनेशन में टेक पार्ट नहीं करते, उनको ऑटोजोम्स कहते हैं। लास्ट का जो जोड़ा बच गया जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23वां जो आपका पेयर है जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम यूज करते हैं किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग परीक्षण में, इसलिए उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर मैं मेल की बात करूं तो एक मेल में होते हैं 46 टोटल होते हैं, तो 44 तो क्रोमोसोम होते हैं और एक होता है एक्स, एक होता है वाई। जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 बार जो 45वां और 46 वाला क्रोमोसोम्स होता है मेल के, किसमें बेटा, शेल में, कोशिका में, वो होता है एक एक्स और एक वाई। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, मैं मादा की बात करूं, तो मादा में 44 तो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स। 44 तो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स। और लास्ट के जो सेक्स डिटरमाइन है, ये जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये होते हैं एक्स एक्स। समझ में आ रही है, मेल में 44 होते हैं ऑटोजोम्स और एक्स वाई होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल में 44 क्या होते हैं बच्चा, आपके क्या होते हैं, ऑटोजोम्स, और एक्स दोनों एक जैसे क्या होते हैं बेटा आपके, ये सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो जब क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रजनन होता है, तो उसमें जो गैमेट्स होते हैं, तो युग्मक होते हैं, उन एक युग्मक के पास, उसमें जो आपका 1 गैमेट होता है, एक आता है मेल से, एक आता है फीमेल से। जो आपका एक युग्मक है, उस एक युग्मक को 46 नहीं मिलते बेटा, आधे आधे जाते हैं। उसमें एक गैमेट है, चाहे आपका स्पर्म हो चाहे आपका क्या हो, एग हो,
एक गैमेट के पास कितने जाते हैं, कितने जाते हैं, 22 तो जाते हैं बेटा आपके क्रोमोजोम्स, पेयर नहीं क्रोमोजोम्स, 22 क्रोमोजोम्स जाते हैं। और प्लस में क्या जाते हैं बेटा आपके, ये जो आपके एक्स और वाई थे, एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो एक गैमेट में कितने क्रोमोजोम जाते हैं बेटा, 23 क्रोमोजोम जाते हैं एक गैमेट में। अरे चाहे स्पर्म हो चाहे आपका एग हो, गैमेट कौन होते हैं, स्पर्म और एग, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु कौन देता है, मेल, अंडाणु कौन देता है, फीमेल। शुक्राणु कौन देता है, मेल, अंडाणु कौन देता है, फीमेल। तो जो गैमेट्स का फ्यूजन होने से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो एक मानव शरीर की कोशिका में 46 होते हैं क्रोमोसोम बेटा, पर जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो आपके स्पर्म सेल है या फिर आपकी एग सेल है, उनके पास कितने होते हैं, 23, उनके आधे ही होते हैं 23। वो जो 23 क्रोमोसोम है बेटा आपके, क्या है, 23 क्रोमोसोम जो गैमेट को आपने दी है, युग्मक को आपने दी है, चाहे आपका नर हो चाहे आपका मादा हो, उसमें 22 तो क्या होते हैं आपके ऑटोजोम्स, और एक्स और वाई लास्ट वाला क्या होता है, सेक्स, चाहे एक्स हो चाहे क्या हो आपका वाई हो, चाहे क्या हो एक्स चाहे क्या हो वाई। तो इसमें ये जो गैमेट की संरचना है, उसमें अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में क्या होगा, 22 प्लस एक्स, या फिर क्या होगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। मेल में दोनों केस हो सकते हैं। मेल के गैमेट के पास जो आपका मेल गैमेट है, तो आपको जिसको आप क्या कहते हो, शुक्राणु कहते हो, क्या कहते हो, शुक्राणु। उस मेल गैमेट के पास 22 तो ऑटोजोम होंगे और एक्स हो सकता है, या फिर 22 क्या होंगे, ऑटोजोम और वाई हो सकता है। लेकिन जो आपका फीमेल होगा, क्या होगा आपका फीमेल, उसके अंदर जो आपका क्या है, अंडाणु है, क्या है, अंडाणु, उसमें हमेशा क्या होता है, 22 प्लस एक्स ही होता है। फीमेल में वाई नहीं होता, मादा में वाई नहीं होता, फीमेल में वाई नहीं होता, मादा में वाई नहीं होता। मादा में देखो दोनों एक्स एक्स होते हैं, और नर में क्या होता है, एक्स और वाई। और गैमेट को मिलते हैं आधे। गैमेट को कितने मिलते हैं बेटा, गैमेट को मिलते हैं आधे। मेल गैमेट को मिलते हैं 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई। फीमेल गैमेट को कितने मिलते हैं बेटा, 22 प्लस एक्स ही होंगे हमेशा, इसमें वाई नहीं होता है। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, कहां दिखा दूं मैं आपको ये चीज, एक सेकंड रुको आप, इसको मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूं आपको। हाँ जी, इधर आओ। अब जब इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है सेक्स में, जब आप मेटिंग करते हो तब इनका क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन। और जब इनका संलयन होगा तो या तो ये दोनों मिलेंगे, तो कितने होंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, तब तो हो जाएगी लड़की। दो केस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो केस, या तो बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, या बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, या तो 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई। अगर ये होगा तो लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी, सॉरी। और अगर ये होगा तो कौन पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। से करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सर ये तो आपने ना चीज तो करवा दी, अच्छी बात है, रिपीट कर दो सर। सर जी रिपीट कर दो, है ना, आ जाओ तो रिपीट करता हूं क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोजेम्स की सहायता से। किससे, क्रोमोजोम से, जो तुम्हारे कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जो वंशानुक्रम की मूल संरचना होते हैं। मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी ये। जो आपका हेरिडिटी का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, कौन होता है वो, क्रोमोजोम, जो अपने साथ जीन लेके चलते हैं दादा परदादा से, माता पिता से, हमसे अपने बच्चों में, विया क्रोमोजोम्स, विया क्रोमोजोम्स। तो सुनो, एक नर या फिर एक मादा, एक ह्यूमन के पास उसके सेल के न्यूक्लियस में, केंद्रक में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़ों का मतलब है 46 क्रोमोजोम्स। एक इंसान में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं कोशिका में, और 23 जोड़े बोल लो या 46 क्रोमोजोम बोल लो। इन 46 में से 44 ऐसे होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में टेक पार्ट नहीं करते, जो लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब
46 में 44 का कोई रोल नहीं है, मतलब 22 जोड़ों का कोई रोल नहीं है, उनको ऑटोजोम बोलते हो आप। और जो लास्ट का एक जोड़ा बच गया जिसमें 2 क्रोमोजोम बच गए, उनका रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसलिए इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम। तो एक इंसान में कितने होते हैं? 22 जोड़े तो किसके होते हैं? ऑटोजोम के। और लास्ट जोड़ा किसका होता है? सेक्स क्रोमोजोम्स का। वो लास्ट जोड़ा मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। 44 तो इसमें भी है बेटा, 44 इसमें भी है। ये ऑटोजोम्स है, ये सेक्स क्रोमोजोम्स है। मेल में क्या होता है? ये 2 अलग अलग होते हैं, X और Y। फीमेल में क्या होता है? दोनों एक जैसे होते हैं, X और X। अच्छा, जब हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो हमारे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या करता है? फ्यूज करता है। तो गैमेट भी एक सेल ही है। गैमेट भी क्या है? एक सेल। स्पर्म और क्या आपका जो एग है वो एक सेल है। शुक्राणु अंडाणु क्या है? एक कोशिका है। तो शुक्राणु और अंडाणु में 46 नहीं होते हैं, शुक्राणु अंडाणु में आधे आधे होते हैं बेटा। नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 होते हैं ना, बट शुक्राणु और अंडाणु में कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। 22 क्रोमोजोम, जोड़े की बात नहीं कर रहा मैं, क्रोमोजोम की बात कर रहा हूं। 22 क्रोमोजोम तो होते हैं ऑटोजोम, और लास्ट वाला होता है सेक्स क्रोमोजोम। तो जो मेल का गेमेट है जिसको आप शुक्राणु कहते हैं, उस शुक्राणु में 22 क्रोमोजोम होते हैं, या फिर लास्ट वाला X, और 22 क्रोमोजोम, या फिर लास्ट वाला क्या हो सकता है? Y, जो कि सेक्स क्रोमोजोम है। तो मेल वाला गैमेट जो आपका शुक्राणु आता है, शुक्राणु में 2 टाइप का क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स हो सकते हैं, 22 + X और 22 + Y। लेकिन जो फीमेल है जिसको आप तुम अंडाणु कहते हो, जिसको तुम आप एग कहते हो, ओवा कहते हो, उसमें हमेशा एक ही टाइप का मिलेगा, 22 ऑटोजोम और लास्ट वाला X। तब इन दोनों का फ्यूजन होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो कैसे हो सकता है फ्यूजन? क्या पता ये दोनों मिल गए हो, तो बनेगा 44 + XX। तो क्या हो जाएगा? तो आपका क्या आ जाएगा? लड़की हो जाएगी। क्या पता ये और ये मिले हो। कौन कौन मिले हो बेटा? ये और ये मिल गए हो। तो 44 प्लस क्या होगा? XY। क्या होगा? XY। तो 44 + XY हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका लड़का हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग कि लड़का होगा या लड़की होगी, उसके जांच हम ऐसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम से। मैं कह रहा हूं ये लैब साइंस की जो प्लेलिस्ट है सारी पढ़ के चले जाना, 50+ नंबर की गारंटी विजय सर यहां से लिख के दे रहे हैं। बहुत मेहनत करके सटीक कंटेंट का जुगाड़ कर रहा हूं, पिछले पुराने पेपरों का अध्ययन करके ये कंटेंट का जुगाड़ कर रहा हूं मैं, है ना। एनालिसिस करके आपको ये कंटेंट दे रहा हूं बेटा मैं, है ना। बकवास चीजें नहीं करवा रहा हूं कि वहां पे देखो, आप जाके देखो, काम छूट गया, अब सब कुछ मिक्स मैच चल रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। और साइंस के टीचर का फ्लेवर तो साइंस का टीचर ही देगा, साइंस का फ्लेवर जीके का टीचर नहीं दे सकता। जीके का टीचर क्या कर सकता है? बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिख सकता है और इससे फालतू कुछ नहीं कर सकता। साइंस का फ्लेवर तो साइंस का टीचर ही देगा। कड़वा है मगर सत्य है, ये कड़वा है मगर ये सत्य है। सिंपल सी बात है ना। भगवान ने सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है, उनके एक्सपर्ट हुए हैं लोग पढ़ लिख के। अब अगर ऐसा ही हो तो एक ही टीचर अगर सब कुछ पढ़ा दे, अगर मान लो कल मैं ही सब कुछ पढ़ा सकूं, तो शायद साइंस में मेरा फ्लेवर आपको दिख जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो बताया मैं बोर्ड पे चीजें लिखूंगा, बस समझा नहीं पाऊंगा उनको मैं क्या है, उनकी गहराई में नहीं जा पाऊंगा मैं क्या है बेटा। हाँ, एक चीज है, लोगों को ये लगता है कि एक ही लाइन को 2 बार रिपीट करने से मैं टीचर बन गया। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि एक ही लाइन को 2 बार रिपीट करने से मैं टीचर बन गया। ऐसा नहीं होता है। उनको समझाओ कि लाइन को 2 बार बोलने से बच्चों के दिमाग में नहीं फिट होती, उसको रटना कहते हैं, रटना। और वो काम तुम जीके में करवाते होगे, रटवाते होगे बच्चों को। समझानी होती है साइंस। कोई बात नहीं बेटा, अपना कंसर्न नहीं है। जो बच्चे परेशान हुए हैं, मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बैच लेके आया हूं। एनवीएस लैब साइंस की जितनी प्लेलिस्ट है वो कर लेना, इसके बाद प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और लैब मैनुअल भी तैयार करवा के भेज दूंगा। मैंने आपको वादा कर रखा है। लगातार इन वीडियोस को सपोर्ट करते रहो। जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे चैनल तक, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, उन सबको भी यहां तक पहुंचाओ, क्योंकि वो भी आपकी तरह परेशान हो रहे हैं, विजय सर को ढूंढ रहे हैं। उनकी भी आप मदद करो, उनका भी आप मार्गदर्शन करो बेटा। इसी तरीके से मिलते रहेंगे लगातार और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। सर मिलेंगे आपको जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।